हेलो स्टूडेंट्स, अभी बात करेंगे हम पीरियोडिक ट्रेंड या पीरियोडिसिटी, है ना, पीरियोडिक टेबल में। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एक एक करके ये एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, इसके बाद अगर हम अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक नंबर किस हिसाब से इंक्रीज़ होता है, तो ये हम देखेंगे। जैसे हम पहले पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर 2 मतलब +2 हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 का फर्स्ट से सेकंड पीरियड की बात है ये। दूसरे से तीसरे पीरियड में जाओगे तो 8 इंक्रीज़ करोगे, तीसरे से चौथे में जाओगे तो 8 इंक्रीज़ करोगे, चौथे से पाँचवें पीरियड में जाओगे तो 18, पाँचवें से छठवें में जाओगे तो 18 और छठवें से सातवें पीरियड में जाओगे तो 32। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता नहीं है, किसी ग्रुप में आप हो, तो आपको उसकी पोजीशन अगर पता है कि कहाँ पे है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर 3D सीरीज़ की बात करें, आप चौथे पीरियड में हो, चौथे पीरियड मतलब मान लो 3D सीरीज़ में 3D सीरीज़ में पहला वाला ग्रुप है। ठीक है, उसमें से आप तीसरे ग्रुप से चौथे ग्रुप 3D से 4D में आपको आना है, और कौन सा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है। ठीक है, आपको पीरियड चेंज करना है, तो आप कितना इलेक्ट्रॉन प्लस करोगे, 18 प्लस करोगे। जस्ट ऊपर वाले से 18 प्लस कर दोगे, ऊपर वाले का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसमें आप 18 प्लस करोगे, ऐड करोगे। पीरियड 5 से पीरियड 6 में आना हो तो 18 प्लस करोगे, पीरियड 6 से 7 में आना हो तो आपको 32 प्लस करना है, पीरियड सेकंड से थर्ड में 8 प्लस करोगे, थर्ड से फोर में 8 प्लस करोगे। अब सेकंड है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब साइज़, है ना। देख लो, एक बात जान लो कि जो एटम का साइज़ है ना, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम अकेला होता नहीं है, तो एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम एटम के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका अपन हाफ कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब देखो, मॉलिक्यूल कई तरह का हो सकता है, आयनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड वाला भी हो सकता है, मेटल के बीच बॉन्डेड वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल से डिस्टेंस। ठीक है, कई तरह का, देखो जिस तरह का मॉलिक्यूल होगा ना उसके रेडियस को उसी तरह से नाम दे देंगे। जैसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल का रेडियस है तो उसको कोवेलेंट रेडियाई बोलेंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का अगर एटम मतलब आयनिक मॉलिक्यूल है और उसमें किसी एटम का रेडियस हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो आयनिक रेडियस कहलाएगा। मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड से बना किसी एटम का हम रेडियस बता रहे हैं तो उसको मेटेलिक रेडियस बोलेंगे। अब एक चीज़ जान लो कि अब आयन और नॉर्मल एटम के बीच में अगर हम देखें कि इसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो आप ध्यान रखना कि सबसे बड़ा साइज़ होगा एनायन का। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होने चाहिए, मतलब सेल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम प्लस है, सोडियम है और फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड भाई नेगेटिव आयन सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ का होगा, फिर नॉर्मल एटम, फिर कैटायन, मतलब कैटायन सबसे छोटा होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, यही चीज़ दोबारा भी लिखी हुई है। कैटायन जो होता है वो स्मॉलर होता है और एनायन होता है जो सबसे लार्जर होता है, और एटम बीच वाली कंडीशन होता है। ठीक है, ये चीज़ आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज़ से रिलेटेड अगर बात करें, एटॉमिक रेडियाई की बात करें और शील्डिंग इफ़ेक्ट की बात ना हो, ये सही नहीं है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे ये शील्डिंग इफ़ेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस फैक्टर है। ठीक है, जो एटॉमिक साइज़ को डिसाइड करता है, और बहुत सारे बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो बिल्कुल आप ध्यान से इसको समझना। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। ठीक है, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफ़ेक्टिव भी लिख सकते हैं ना। जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज ही, और इफ़ेक्टिव EFF लगा देते हैं तो जेड इफ़ेक्टिव। तो जेड इफ़ेक्टिव मतलब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो हमको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, लेकिन ये जेड इफ़ेक्टिव क्या है, जेड इफ़ेक्टिव ये बता रही हूँ क्या है। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल पे जो अट्रैक्शन होता है, मतलब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के चार्ज को फील करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, आउटर वाले की बात हो रही है, वो जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करता है उसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि जब जब आउटर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो साइज़ सिकुड़ेगा, ठीक है। मतलब जब जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या होगा, कम होगा। और जब ये कम आउटर वाला सेल जो है, इसके इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब जेड इफेक्टिव जब ज़्यादा होगा तो साइज़ कम होगा, जेड इफेक्टिव जब कम होगा तो साइज़ ज़्यादा होगा। एक चीज़ और समझ लो कि ये कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है। तो देखो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है, अब ज़रूरी थोड़ी नहीं कि डायरेक्ट आउटर, बीच में भी तो कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कई सारे ऑर्बिट होते हैं। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को कवर अप करे रहते हैं, मतलब इसको शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है, शील्डिंग कर लेते हैं। तो क्या होता है कि मतलब न्यूक्लियस का जो प्रभाव है उसको ये पूरे तरीके से, एक तरह से आप समझ लो कि कवर अप कर लेंगे, मतलब इसके पूरे प्रभाव को आउटर तक नहीं पहुंचने देंगे। तो जब शील्डिंग ज़्यादा होती है, जब शील्डिंग बहुत ज़्यादा होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि शील्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो इसका प्रभाव आउटर में नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मतलब इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जाए, न्यूक्लियस को कवर अप किया जाए, उसकी शील्डिंग की जाए, तब क्या होगा कि जो एक्चुअल में जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर तक नहीं पहुंचेगा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जेड इफेक्टिव घट जाएगा तब साइज़ बढ़ेगा। लेकिन जब मान लो इनर वाले शील्डिंग अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और साइज़ घट जाएगा। आ गई बात समझ में। अब एक लाइन में ऐसे समझ लो कि जब कंडीशन एक है, पहला केस है कि जब शील्डिंग ज़्यादा होगी, शील्डिंग ज़्यादा हो रही है ना, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। शील्डिंग ज़्यादा हो गई, जेड इफेक्टिव कम हो गया, साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा केस, जब शील्डिंग कम होगी, जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, साइज़ क्या होगा, घटेगा, ठीक। अब ये क्या है, क्यों बता रही हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। और देखो शील्डिंग का ऑर्डर क्या होता है, मतलब कौन से वाले इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा शील्डिंग करते हैं, तो एस वाले सबसे ज़्यादा करते हैं, फिर पी वाले, डी वाले, एफ वाले। मतलब एस और पी वाले सबसे ज़्यादा करते हैं, डी और एफ वाले पुअर शील्डिंग, सबसे लेस, ठीक है, शील्डिंग करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ की। देखो अभी तक हम एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड नहीं डिस्कस किए हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा। तो लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो एक एक प्रोटॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इंक्रीज़ होने से क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है, क्योंकि सेल तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है लेफ़्ट टू राइट जाने पे। बट अगर हम अप टू डाउन आएंगे तो अप टू डाउन आने पे तो सेल ही बढ़ रही ना, नंबर ऑफ सेल ही बढ़ रहा है, मतलब सर्कुलर पथ ही बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव कितना इंक्रीज़ होगा, उसके कंपैरिजन में साइज़ तो ओवरऑल बढ़ ही रहा है, तो साइज़ बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कुछ एक और चीज़ है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ किसको बोलते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। देखो जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 है, मैग्नीशियम +2 है, सोडियम प्लस है, फ्लोराइड है, ठीक है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो किसका साइज़ ज़्यादा होगा, सबसे बड़ा तो भाई जिसमें जितना ज़्यादा, मतलब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी में सेम है, ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, नाइट्राइट का होगा। मतलब आयन मतलब एनायन का ज़्यादा होगा, और जिसमें जितना जिसमें जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा वो उतना छोटा साइज़ का होगा, ठीक है। अभी बात करेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की प्रोसेस को आयनाइजेशन बोलते हैं, और किसी गैस का ही आयनाइजेशन होता है, सॉलिड का डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है भाई, जो ऐसी एंथैल्पी, ऐसी एनर्जी या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आयनाइजेशन के लिए यूज़ में हो आती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की जिसकी टेंडेंसी, मतलब जिसका नेचर ही इलेक्ट्रॉन निकालना, उसको एनर्जी क्यों देना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जितनी भी मेटल्स होती हैं, सोडियम पोटेशियम, इनकी IE बहुत कम होगी। और जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, इन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकी IE सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती, पॉजिटिव मतलब आयनाइजेशन की प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होती है, एनर्जी लेकर के ही आयनाइजेशन होगा।
ठीक है। लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो आई ई क्या होता है, क्या होगा भाई, बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। ठीक है। अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन जाने पे आई ई क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, क्योंकि नीचे जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप। अच्छा हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हमने ये देख लिया, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज़ होगी, क्यों होगी, रीज़न भी देख लिया। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप। जैसे दो ग्रुप है ना, S1 और S2 वाले, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अगर हमको उन दोनों के IE को कंपैरिजन करना है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो अगर हम फर्स्ट IE देखें, फर्स्ट IE मतलब एक इलेक्ट्रॉन के निकालने वाली एनर्जी, तो वो ज़्यादा किसकी होगी, सेकेंड ग्रुप की होगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 ही होती है ना, वो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो ईजिली लॉस करेंगे, लेकिन सेकंड वाले क्या हैं, ईजिली लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो S2 में मतलब S में 2 ही आते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो नहीं निकालेगा, लेकिन इसमें S में 1 ही है तो वो जल्दी निकालेगा। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा किस में लगेगी, सेकेंड ग्रुप में। लेकिन अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की बात करें तो वो फर्स्ट ग्रुप की ज़्यादा IE होगी। क्यों होगी, क्योंकि ऑलरेडी मान लो सोडियम है, सोडियम ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। अब सोडियम आयन तो ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, अगर हमको फिर से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैग्नीशियम प्लस है, इसकी तो फर्स्ट IE ज़्यादा थी, लेकिन अभी ये अनस्टेबल है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, अगर मैग्नीशियम +2 बनाएगा तब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। इसका मतलब वो ईजिली लॉस करेगा, मतलब इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, वो किससे रिलेट करता है, कन्फिग्रेशन से, आउटर सेल कन्फिग्रेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट IE किसकी ज़्यादा होगी, सेकेंड ग्रुप की, और सेकेंड IE किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट ग्रुप की। रीज़न मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो कितनी एनर्जी यूज़ करता है या निकालता है। तो इस हिसाब से अगर एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव में आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और अगर एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, तो वो नेगेटिव में आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही टर्म में हो सकती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किसके लिए होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, और कम किसके लिए होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए। तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, मोर नेगेटिव होगी, और अप टू डाउन जाने पे पॉजिटिव होगी, क्योंकि नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर पता है, जो जितना मेटेलिक होगा उसकी पॉजिटिव होगी, जो जितना नॉन मेटेलिक होगा उसकी उतनी नेगेटिव होगी। तो देख लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, क्लोरीन की भाई सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसा क्यों भाई, फ्लोरीन तो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्यों इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ जो है वो छोटा होता है, और छोटे साइज़ में जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं 7, उनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसके एटम में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ईजिली नहीं लेता, क्योंकि रिपल्सन इसमें ज़्यादा होता है साइज़ छोटा होने के कारण। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, तो इसका ऑर्डर भी यही होगा, क्लोरीन सबसे ज़्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो दोनों में ही क्लोरीन टॉप में है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव में भाई फ्लोरीन है, नॉर्मल ऑर्डर चलेगा, ये ध्यान रखना। बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी क्या होती है यहाँ पे, ये मैंने बता दिया है अलग से, एक इम्पॉर्टेंट था ये। क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। अब यहाँ पे ये क्यों है, ये यहाँ पे इसलिए क्योंकि जो फ्लोरीन के 2 एटम है ना, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी टूट जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, बस अट्रैक्ट करना, एक्सेप्ट करना नहीं, अट्रैक्ट करना। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें तो फ्लोरीन सेकेंड मोस्ट कौन है, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ होती है, अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज़ होगी। क्यों होती है आपको पता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ होगी, अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है,
अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है एस कैरेक्टर के साथ है। मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं ना, sp3 sp2 sp जो भी, तो एस कैरेक्टर जिसमें जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, sp हाइब्रिडाइज्ड वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर sp2 फिर sp3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज विथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में जितना इंक्रीज़ होगा उसकी वो इतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है -I इफेक्ट से, -I ग्रुप, -I मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं वैलेंसी में। वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई एटम जो है दूसरे एटम से जुड़ने के लिए अपने जितने इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। हर ग्रुप की अपनी, हर एलिमेंट की अपनी, एटम की अपनी अपनी वैलेंसी होती है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम तभी करते हैं जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन हो। जैसे मान लो HCl है तो H अलग है, Cl अलग है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है ना, जैसे H2O2 N2 Cl2, इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है ही नहीं। तो जब कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तभी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है। तो देखो इनमें सब में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, इसकी 1 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। जैसे HCl में वैलेंसी दोनों की 1 है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, ठीक है। अगर हम H2O में बात करें तो वैलेंसी तो भाई दोनों की क्या है, इसकी हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। CO2 में देखो इस तरह से बॉन्डिंग होती है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की +4, ऑक्सीजन की -2। तो जो वैलेंसी होती है वही प्लस और माइनस में हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं करते। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे Fe3O4 है, ये देखो Fe3O4 अपने आप में कोई कंपाउंड नहीं होता, ठीक है। ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब आयरन जो है फेरस और फेरिक, मतलब +2 और +3 दो स्टेट में होता है, ठीक है। तो दो मतलब एक फेरस ऑक्साइड है और फेरिक ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है Fe3O4। तो देखो आप Fe3 मतलब फेरिक वाले कितने आयरन है, 2 हैं, ठीक है, और फेरस वाले कितने हैं, 1 है। तो +3 कितना हुआ, +3 × 2 करो 6, +6 और +2 को ऐड कर दो तो +8, लेकिन आयरन कितने हैं, 3। तो इसका ऑक्सीडेशन इस कंपाउंड में Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +8/3 हो जाएगी। इसी तरह से एक कंपाउंड होता है कार्बन सब ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया है। तो यहाँ पे इसमें कार्बन का जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +4/3। +4/3 क्यों होगी भाई, अब बीच वाला कार्बन देखो दोनों तरफ कार्बन से ही है, तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी 0, क्योंकि जब डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं तभी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है। अब देखो 2 वैलेंसी तो इसकी कार्बन से ही है तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से है तो इस कार्बन पे +2 चार्ज आएगा और ये इधर वाले कार्बन पे भी +2 चार्ज आएगा, तो +2 4 हो गए, लेकिन कार्बन कितने हैं, 3, तो +4/3 हो जाएगा कार्बन की वैलेंसी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसको और डीप में खुद से भी सर्च करके और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।